जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के पूर्व के प्रश्न पत्र जो पूछे गए हैं उसका व्याख्या कैसे किया जाएगा, उत्तर कैसे दिया जाएगा, और उसी के गतान से आगे का चर्चा करेंगे। सन 2014 में जो विधि प्रश्न पत्र प्रथम है उसका चर्चा हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, 12 से चर्चा करेंगे। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। आते हैं विषय पर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेखित समान सिविल संहिता के प्रवर्तन से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के सुसंगत निर्णय की सहायता से विवेचना कीजिए। देखिए, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंट्री पढ़ेंगे तो उसमें बहुत केसेज हैं, खासकर सरला मुद्गल बनाम भारत संघ 1995 का मामला है। उसके बाद प्रगति वर्गीज बनाम शरीफ जाज वर्गीज का मामला है। साथ में नूर सबा खातून बनाम मोहम्मद कासिम का मामला है। डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ AIR 2002 का मामला है। और जान वलामतम बनाम भारत संघ AIR 2003 का मामला है। तो केसें तो बहुत हैं, लेकिन दो केस मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। एक सरला मुद्गल बनाम भारत संघ का मामला है सन 1995 का, और दूसरा जान वालामतम बनाम भारत संघ AIR 2003 का मामला है। अब दोनों में क्या कहा गया था इसको देख लेते हैं। अब चूंकि धारा अनुच्छेद 44 के बारे में बहुत विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में दिया है, 4 लाइन का है। अब इसमें एक यही है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। सभी नागरिकों को एक समान स्थान पर मूल नागरिक विधि के माध्यम से राष्ट्रीय अखंडता को प्रभावशाली बनाना सरकार के समक्ष एक अत्यावश्यक कार्य है। चूंकि इस विषय पर सबसे पहले गोवा राज्य जो है अग्रणी रहा है, जिसने अपने यहाँ समान सिविल संहिता जो है लागू कर दिया है। बाकी के किसी राज्यों में ऐसा नहीं है। जबकि पूरे हिंदुस्तान की बात करें, पूरे भारत की बात करें तो हिंदू धर्म से संबंधित सिविल प्रक्रिया सिविल समान नागरिक संहिता एक प्रकार से लागू हो चुका है। जैसे विवाह अधिनियम लागू हो चुका है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू हो चुका है। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है ना कि कोई भी कानून से इसको गवर्न किया जाएगा जो भारत सरकार द्वारा पारित किया गया है, यानी कि संसद द्वारा, न कि किसी के व्यक्तिगत विधि से गवर्न किया जाएगा। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे आपके उत्तराधिकार से संबंधित हैं, विवाह से संबंधित हैं, या कुछ ऐसे मामले हैं जैसे दान से संबंधित है। तो इन सब चीज़ों पे एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए और उसके अनुसार कार्य किया जाना चाहिए। और इसी बात को सरला मुद्गल बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया था, और इसमें बहुत ही एक प्रकार से तीखा कमेंट किया गया था उच्चतम न्यायालय द्वारा कि 45 वर्ष हो चुके हैं आज़ाद को, अपने हिंदुस्तान को, भारत को, बावजूद इसके सिविल संहिता संबंधित जो है समान सिविल संहिता का कोई संसद द्वारा इस पर पहल नहीं किया गया है। तो उस पर कटाक्ष किया गया था, और यही बात दोहराया गया है फिर पुनः 2003 में जान वालामतम बनाम भारत संघ AIR 2003 के मामले में। अब जिन दोनों केसों में कहा क्या गया है इसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 44 पर एक नया दृष्टिकोण अपनाए जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता के बनाने का निर्देश दिया गया है, और कहा कि ऐसा करना पीड़ित व्यक्ति की रक्षा तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता की अभिवृद्धि दोनों दृष्टि से आवश्यक है। समान सिविल संहिता की आवश्यकता पर बल देते हुए न्यायमूर्ति ने ये कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि संविधान के लागू हुए 45 वर्ष बीत चुके हैं और इस बीच अनेक सरकारें आई और गई, किंतु अनुच्छेद 44 में निहित संविधान के उक्त निर्देशक को कार्यान्वित करने के कर्तव्य का पालन किसी द्वारा नहीं किया गया। अनुच्छेद 44 इस धारणा पर आधारित है कि सभ्य समाज में धर्म और व्यक्तिगत विधि में कोई संबंध नहीं है, अतः समान सिविल संहिता बनाने से किसी समुदाय के सदस्यों को अनुच्छेद 25, 26 एवं 27 के अधीन प्रतिभूत मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विवाह, उत्तराधिकार और इस प्रकार के सामाजिक प्रकृति की बातें धार्मिक स्वतंत्रता से बाहर हैं
और उन्हें विधि बनाकर विनियमित किया जा सकता है। विवाह उत्तराधिकार संबंधी हिंदू विधि इस्लाम और ईसाइयों की भांति समान संस्कार जन्य है। हिंदुओं ने देश की अखंडता व एकता के लिए अपनी धार्मिक भावनाओं को त्याग दिया और उनका संहिताकरण किया गया, जबकि संविधान सभी समुदाय के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है। आज अनेक मुस्लिम देशों ने अपने व्यक्तिगत विधियों का संहिताकरण कर लिया है। इस तरीके का कमेंट उच्चतम न्यायालय द्वारा सरला मुद्गल बनाम भारत संघ के मामले में दिया गया था और बाद में पुनः प्रगति वर्गीज बनाम श्री जॉर्ज वर्गीज के मामले में जो तलाक अधिनियम 1869 का धारा 10 है उसको इनवैलिड घोषित किया गया था और इसी आधार पर किया गया था कि ये कहीं ना कहीं से महिला के अधिकारों का हनन करता है, जो कि जबरदस्ती किसी के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। पुनः डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ का मामला जो था वो तलाक पर के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 से संबंधित था, जिसमें केवल धारा 3 और 4 बताता है कि इद्दत की अवधि तक ही मुस्लिम पुरुष को भरण पोषण करने का अधिकार है। तो उस पर यह कहा गया था कि नहीं, ये धारा 125 CRPC का जो है वो किसी भी धर्म को नहीं मानता है, मतलब वो धर्म निरपेक्ष धारा है और इसका प्रयोग किया जा सकता है यदि मुस्लिम महिला भी चाहती है तो। अब आते हैं हम जान वालंतम बनाम भारत संघ AR 2003 के मामले में क्या कहा गया था। तो इसमें उच्चतम न्यायालय के 3 न्यायाधीश की पीठ ने एक बार पुनः समान सिविल संहिता के न बनाने के लिए दुख प्रकट किया है और उसके बनाने के लिए जोरदार संस्तुति की है। न्यायमूर्तिगण ने कहा कि अनुच्छेद 44 इस धारणा पर आधारित है कि एक सभ्य समाज में धर्म और व्यक्तिगत विधि में कोई संबंध नहीं है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, किंतु अनुच्छेद 44 धर्म को सामाजिक और व्यक्तिगत विधि से पृथक करता है। यह स्पष्ट है कि विवाह उत्तराधिकार और इस प्रकार की पंथ निरपेक्ष बातें अनुच्छेद 25 के अंतर्गत नहीं आती हैं। सरला मुद्गल के मामले में भी न्यायालय ने यही निर्णय दिया था। यह दुख की बात है कि निसंदेह समान सिविल संहिता को अभी तक लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया। एक समान सिविल संहिता विचारों के आधार पर मत भिन्नता को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता को सशक्त करने में सहायता करेगी। इस तरीके का निर्णय दिया गया और इन्हीं 2 केसों का हम लोग वर्णन करके इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत न्यायालय के ऊपर उच्च न्यायालय के नियंत्रण क्षेत्र क्या है। अब थोड़ा सा हिंदी में इसका क्वेश्चन है, इंग्लिश में देखिए कर व्हाट इज द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट ओवर द सबऑर्डिनेट जुडिशरी एज अंडरस्टूड अंडर आर्टिकल 235 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ, तो देखिए इसमें ये कहना चाह रहा है ना क्वेश्चन की अनुच्छेद जो 235 है उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं क्या मतलब किस तरीके के प्रावधान है, मतलब जो उच्च न्यायालय की कंट्रोलिंग पावर है एक सबऑर्डिनेट कोर्ट पे उसकी क्या कंट्रोलिंग पावर है उसके बारे में। तो ये चूंकि धारा अनुच्छेद 235 का ही केवल इसमें वर्णन किया है, तो हम चाहें तो केवल 235 को ही लिख करके इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण कर सकते हैं। वैसे आप देना चाहें तो अनुच्छेद 227 भी दे सकते हैं, अधीक्षण की जो शक्ति होती है उसमें उच्च न्यायालय की। उसके बाद से आप चाहें तो 233 भी दे सकते हैं, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा सबऑर्डिनेट यानी कि जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो की जाती है, मतलब उसके संस्तुति पर की जाती है राज्य सरकार द्वारा। फिर उसके बाद चाहें तो 234 का भी आप वर्णन कर सकते हैं कि जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की न्यायिक सेवा में नियुक्ति जो होती है वो भी भले आयोग द्वारा किया जाता है और राज्य सरकार द्वारा, लेकिन उसमें उच्च न्यायालय की सहमति जरूरी है, परामर्श जरूरी है। अब चूंकि मेन जो क्वेश्चन हम लोग का है ये 235 पर है। अब 235 ये कह रहा है कि इसमें देखा जाए तो 235 में ये है कि जिला न्यायाधीश के पद से अधीनस्थ किसी भी न्यायिक सेवा के पद को धारण करने वाले व्यक्तियों की पदस्थापना, पदोन्नति और उन्हें छुट्टी मंजूर करने सहित जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ सभी न्यायालयों का नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित होगा। किंतु इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति से उस अपील का अधिकार छीनती है या वह उच्च न्यायालय को यह अधिकार देती है कि उसकी सेवा की ऐसी विधि के अधीन विहित शर्तों के विरुद्ध व्यवहार करे। मतलब ये जो धारा 235 है पावर तो उच्च न्यायालय को देती है, लेकिन ऐसा पावर नहीं देती है कि बेलगाम घोड़ा हो जाए। बेलगाम घोड़ा का सेंस ये है, एक मुहावरा है। इसके कहने का मतलब ये है कि कंट्रोलिंग पावर उसी अनुच्छेद में ही दिया गया है
कि उच्च न्यायालय को भी कंट्रोल किया गया है। उच्च न्यायालय असीमित शक्ति का प्रयोग कर सकता है, लेकिन उस प्रयोग को करने में उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है अधीनस्थ न्यायालय में, उसकी भी जो राइट हैं वो कहीं ना कहीं से वायलेट ना हो। तो इस तरीके से अब इसमें एक जो क्वेश्चन के हिसाब से आप चाहें तो आप जैसे निर्मल जे झाला बनाम गुजरात राज्य का मामला है, उसका एक हवाला दे सकते हैं, 2013 का है। उसमें ये आक्षेप लगाया गया था कि 20,000 रुपया हमसे डिमांड किया गया और न देने पे हमारा अगेंस्ट जो है न्यायालय द्वारा डिसीजन दे दिया गया। अब उच्च न्यायालय ने इसका बकायदे जांच किया। जांच करने के बाद उसने जो कमेंट किया वो ये किया कि भाई एक न्यायिक अधिकारी बहुत ही प्रेशर में कार्य करता है, उसके सामने दो पहलू होते हैं। एक तरफ जो है संतुष्ट होने वाले व्यक्ति होते हैं, एक तरफ नाराज होने वाले व्यक्ति होते हैं। और यह जरूरी नहीं है कि नाराज होने वाला व्यक्ति फेयर ही हो, वो जरूर कुछ न कुछ उसके दिमाग में खिचड़ी पक रही होती है। यदि उसके अगेंस्ट कोई कार्य किया जाता है तो वो आरोप लगाना उसके लिए स्वाभाविक है। यदि वास्तव में किसी प्रकार का गलत कार्य नहीं किया गया है तो कार्रवाई नहीं की जाएगी। यही निर्मला जे झाला बनाम गुजरात राज्य 2013 के मामले में कहा गया था। अब इसमें जो न्यायाधीश महोदय थे डॉक्टर BS चौहान जी, उनका थोड़ा सा कमेंट पढ़ लेते हैं। उन्होंने ये कहा था कि एक सहायक न्यायिक अधिकारी अधिकर गर्म वातावरण में कार्य करता है, वह मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर होता है, वादकार तथा वकील उसकी गर्दन पर सवार रहते हैं। यदि वह तथ्य कि वह जो निर्णय देता है जिसका वादकार या उसका वकील विरोध करता है और उसके लिए उसे इस जोखिम को झेलना होगा तो यह संस्था के लिए मृत्यु का घंटा ध्वनि होगी। न्यायाधीशों को अपेक्षित करना कुछ लोगों के लिए आमोद प्रमोद हो गया है। कुछ ऐसे असंतुष्ट व्यक्तियों के लिए जो अपने अभीष्ट आदेश को प्राप्त करने में विफल रहते हैं। न्यायिक अधिकारियों की प्रतिष्ठा की निंदा करना बढ़ती हुई प्रवृत्ति हो गई है। लोकतंत्र के कार्य करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका भय तथा पक्षपात रहित न्याय करना सर्वोपरि होता है। मनमौजी लड़कों के हाथों में न्यायपालिका को मक्षिका के स्तर तक न ले जाना चाहिए। तो इस तरीके का जजमेंट दिया गया था निर्मला जे झाला बनाम गुजरात राज्य मामले में 2013 में, और बहुत ही अच्छा ये जजमेंट है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि न्यायाधीश का एक अपना विवेक होता है। वो दोनों पहलू को ध्यान में रख करके कोई भी निर्णय सुनाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी गलत वे में है या किसी से पारितोषिक लिया है। हाँ, ये जरूर है कि जुडिशियल माइंड अप्लाई जरूर करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो भी हम भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोग फेस कर रहे हैं ये देखा जा रहा है कि न्यायालय में जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया जा रहा है। सरसरी तौर पर उसको जो है या तो खारिज कर दिया जा रहा है या तो अलाउ कर दिया जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो 227 की बात है उसमें भी बात कहा गया है कि यदि कोई अवैधानिक है या विपर्यार्थ है या अधिकारिता विषयक त्रुटि है तो उसमें उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। और यही बात जो है चित्रा बनाम पंकज कश्यप के भी मामले में कहा गया था कि जहां गलत धारणा पर आधारित कोई निर्णय हो रहा है या अभिलेख पर ही प्रकृत्या त्रुटिपूर्ण हो या शिक्षाचारी हो या अनुचित हो तो इसमें उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और हमने इसका पिछले वीडियो में भी चर्चा कर दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें बता दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रोन्नति में आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। और उत्तर प्रदेश का पावर कॉर्पोरेशन बनाम राजेश कुमार और अन्य 2012, पेज 1, और M नागराज और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2007, पेज 71 के निर्णय के विशेष संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने प्रोन्नति में आरक्षण की प्रयोज्यता और प्रवर्तनीयता का किस प्रकार व्याख्या की है। देखिए, इसका वर्णन हम लोगों को पहले किसी साल में पूछा गया था, ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है और इस पर चर्चा हम लोगों ने किया है। इसमें कुछ बिंदुवार आप तथ्य लिख सकते हैं, जैसे आप 77वें संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़ा गया 1995 में, उसका आप वर्णन कर सकते हैं, या 50वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा जो 16(4) जोड़ा गया उसका वर्णन कर सकते हैं, या जो आपका 81वें संविधान संशोधन द्वारा जो सन 2000 में जोड़ा गया 16(4)B, इसका वर्णन कर सकते हैं। ये सबको इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इंदिरा साहनी का एक मामला था, उसमें जो डिसीजन आया था और वो कहीं ना कहीं से विरोधाभास हो रहा था, तो उस विरोधाभास को खत्म करने के लिए इन सब संशोधनों को किया गया।
अब ये बात आई कि क्या ये संशोधन वैध हैं कि अवैध, मतलब संवैधानिक हैं कि असंवैधानिक हैं। तो इस पे चैलेंज किया गया था यम नागराज बनाम भारत संघ के मामले में 2007 में। तो सीधे सीधे कहा गया था कि ये संविधान संशोधन संवैधानिक है और वैध है। पुनः जो है अशोक कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में या नायर सर्विस सोसाइटी बनाम केरल राज्य के मामले में भी ये बात कही गई थी कि ये जो भी संविधान संशोधन है वैध है। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008 के मामले में भी पुनः इसी बात को उठाया गया था। उस समय भी ये कहा गया कि ये संविधान संशोधन वैध है। अब बात आता है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम राजेश कुमार AIR 2012 के मामला। यहाँ से थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आता है और इसको कैचअप का नियम भी कहा जाता है, परिणामी वरिष्ठता बनाम कैचअप का नियम। इसमें थोड़ा सा संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और इसने कहा कि जो संशोधन हुए हैं ये संवैधानिक हैं, किंतु यदि कोई वरिष्ठ व्यक्ति है, यानी कि नियुक्ति की दृष्टि से यदि व्यक्ति वरिष्ठ है और वो चूंकि 16(4)A में या चाहे 16(4)B के वजह से प्रमोशन हो करके वो वरिष्ठ मतलब प्रमोट हो जाता है, तो प्रमोट हो जाने मात्र से वो वरिष्ठ नहीं हो जाएगा। अब देखिए इसमें इसने जो कैचअप का नियम बताया है ये किस तरीके से एनालिसिस करके किया गया। इसका ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि उनका प्रमोशन वैध है, उसमें नो डाउट, लेकिन जो वरिष्ठता की जो श्रेणी नापी जाएगी तो जो व्यक्ति पहले से उसमें अपॉइंटमेंट हुआ है वही वरिष्ठ माना जाएगा। यानी कि चाहे वो सामान्य श्रेणी का हो चाहे किसी भी श्रेणी का हो, यदि उसके पहले का वो वरिष्ठ है तो वरिष्ठ है, भले ही वो प्रमोट करके अपने रोस्टर के अनुसार प्रमोट हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोटा मोटी यही है आंसर। और इसको आप लोग एक बार थोड़ा सा इस केस को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमने चर्चा किया है, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या आंसर दें आप लोग देख लीजिएगा। है इसमें 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही है ही और कुछ इसमें कमेंट करने की बात ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है अनुज्ञप्ति को परिभाषित कीजिए। कब अनुज्ञप्ति अंतरणीय होती है और कब प्रतिसंहरणीय या प्रतिसंहरण किए जाने योग्य मान ली जाती है। विधि के सुसंगत प्रावधानों को संदर्भ में व्याख्या कीजिए। तो जो इजमेंट एक्ट है भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882, उसका अध्याय 6 धारा 52 से लेकर के 64 में इजमेंट के बारे में बताया गया है। 52 में इजमेंट की परिभाषा दी गई है और हमने इजमेंट के संबंध में भी चर्चा पहले वीडियो में किया हुआ है किसी में, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन इजमेंट से ही संबंधित है। अब इसमें इजमेंट की परिभाषा यदि देखते हैं तो ये कह रहा है कि जहां एक व्यक्ति किसी अन्य को या निश्चित सदस्य में अन्य व्यक्तियों को ऐसे अधिकार का अनुदान करता है जो अनुदानकर्ता का स्थावर संपत्ति में या उस पर कोई ऐसी बात करने या करते रहने के लिए जो ऐसे अधिकार के अभाव में विधि विरुद्ध होगी तथा जहां ऐसा अधिकार सुखाचार या संपत्ति में हित नहीं है वहीं ऐसा अधिकार अनुज्ञप्ति कहलाता है। इसके कहने का मतलब अनुज्ञप्ति के जो परिभाषा है लाइसेंस का, वो ये कह रहा है कि ऐसा कोई अधिकार है जो स्थावर संपत्ति में किसी अनुदानकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है और यदि वो न दिया गया होता तो वो उस व्यक्ति द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो विधि विरुद्ध होता और ये जो कार्य किया जा रहा है वो सुखाधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये इसको हम कहते हैं लाइसेंस यानी अनुज्ञप्ति। अब ये अनुज्ञप्ति कब जो है अंतरणीय योग्य होता है, तो इसमें देखिए सामान्य यही नियम है कि कोई भी लाइसेंस जो है किसी भी पर्पज से अंतरणीय नहीं होता है। लेकिन एक धारा है इसमें, धारा 62, उसमें बताया गया है कि कब जो है धारा 56 है। धारा 56 ये कह रहा है कि कब अनुज्ञप्ति अंतरण योग्य होती है। तो सामान्य नियम तो यही है कि अंतरण योग्य नहीं होती है, लेकिन धारा 56 कह रहा है कि जब तक कि भिन्न आशय व्यक्त या विवक्षित न हो सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में उपस्थित होने की अनुज्ञप्ति अंतरण योग्य होगी, किंतु इसके सिवाय कोई भी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति ग्रहीता द्वारा हस्तांतरण नहीं की जा सकती या उसके नौकरी या एजेंटों द्वारा प्रयोग नहीं की जा सकती। मतलब इसके कहने का तात्पर्य है कि यदि सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन से संबंधित जो सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में है उसमें जो प्रवेश करने के लिए लाइसेंस किसी व्यक्ति को दिया जाता है, उसके सिवा किसी प्रकार का लाइसेंस जो है किसी व्यक्ति को मिला है तो वो अंतरणीय नहीं होगा।
और इसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि उसके नौकर को या एजेंट को भी ये नहीं अलाउ करता है। यानी कि अगर जो कोई अंतरणी है भी तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को कर सकता है, लेकिन नौकर हो एजेंट को नहीं कर सकता है। बाकी का कोई भी अंतरणी योग्य नहीं है, इसलिए कि ये व्यक्तिगत रूप से लाइसेंस दिया जाता है और वो उसका पर्सनल राइट होता है। अब ये अनुज्ञप्ति कब प्रतिसंहरण होगा, तो ये धारा 60, 61 और 62 में बताया गया। 62 में ये बताया गया है कि डिम्ड कब माना जाएगा, मतलब कब माना जाएगा कि ये प्रतिसंहरणीय हो गया है। मतलब कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसके आधार पर एक अनुमान लगा लिया जाता है कि ये प्रतिसंहरणीय हो गया है। अब 60 और 61 में जो बातें कही गई उसको देख लेते हैं। तो 60 में कह रहा है कि कोई भी अनुज्ञप्ति उस समय तक अनुदानकर्ता द्वारा प्रतिसंहरण किया जा सकता है जब तक कि ऐसा अनुज्ञप्ति जो संपत्ति के हस्तांतरण के साथ न हो तथा ऐसा हस्तांतरण प्रभावी न हो। मतलब जैसे कोई संपत्ति हस्तांतरित की गई है, की जानी है उस लाइसेंस के अकॉर्डिंगली, और उसको हस्तांतरण नहीं किया गया है तब तक वो प्रतिसंहरणीय है। यानी कि जब ही उसको डेलीगेट कर दिया जाएगा तब उसके बाद से अप्रतिसंहरणीय हो जाएगा। दूसरा इसमें कह रहा है कि जब अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति के आधार पर कार्य करते हुए किसी अस्थायी प्रकृति के कार्य का संपादन न कर लिया हो और उक्त संपादन में व्यय न किया हो, अतः जहां अनुज्ञप्तिधारी ने अस्थायी प्रकृति निर्माण कर लिया हो वहीं अनुज्ञप्ति का विखंडन नहीं किया जा सकता। मतलब इसके कहने का ये है कि यदि किसी अस्थायी प्रकृति का कोई निर्माण कर लिया गया है तब उसका फिर प्रतिसंहरण नहीं होगा, रिवोकेशन नहीं होगा। अब आते हैं धारा 62 में कि कब डिम्ड हो जाएगा, यानी कि कब मान लिया जाएगा कि ये प्रतिसंहरणीय हो गया है। तो उसमें 9 ग्राउंड है। पहला कह रहा है कि प्रदाता के हित की समाप्ति, यानी कि जो दिया है उसी का हित समाप्त हो जाए। दूसरा है अनुज्ञप्ति द्वारा प्रत्याग, यानी कि जो लाइसेंस होल्डर है उसके द्वारा हित परित्याग कर दिया गया है। अवधि पूर्ण होने पर, यानी कि जिस टर्म के लिए, जिस समय के लिए दिया गया था लाइसेंस, उस अवधि पूर्ण हो गया हो। अनुज्ञप्ति के विषय वस्तु के नष्ट होने पर, जिस विषय वस्तु के लिए लाइसेंस दिया गया तो वही नष्ट हो जाए। महान शक्ति द्वारा विषय वस्तु में अस्थायी रूप से परिवर्तन होने पर, ये महान शक्ति का मतलब होता है कि दैवी कृत्य होने पर किसी प्रकार का अस्थायी रूप से परिवर्तन हो जाए तो भी ये मान लिया जाएगा कि प्रतिसंहरण हो गया। अनुज्ञप्तिधारी का पूर्ण स्वामी हो जाना, यानी कि जिस व्यक्ति को लाइसेंस दिया गया है वो उसी संपत्ति का वो पूर्ण स्वामी हो जाएगा तो फिर लाइसेंस का मतलब ही नहीं पूरा रह जाएगा। फिर 7वां करें कि प्रयोजन की पूर्ति हो जाने पर, अब जो भी प्रयोजन से किसी व्यक्ति को लाइसेंस दिया गया है वह प्रयोजन ही पूर्ण हो जाए। 8वां करें कि जब अनुज्ञप्ति किसी विशेष पद, कार्य, नियोजन आदि के लिए दिया गया हो तो उसका अस्तित्व समाप्त होने पर, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी कार्य पद पर रखा गया हो, जैसे उम्र ही है 60 साल के लिए कोई उम्र बाउंड करता है, कोई 30 साल के लिए करता है, कोई ऐसा किया गया हो, उम्र उसका पूरा हो जाए या रिटायरमेंट हो जाए तो इस तरीके से वो समाप्त हो जाता है। 9वां कह रहा है इसका कि 20 वर्ष तक निरंतर उपयोग न करने पर, मतलब कोई ऐसी लाइसेंस दी गई है किसी व्यक्ति को और उसका लगातार 20 वर्ष तक उपयोग नहीं करता है तो वो फिर मान लिया जाएगा कि वो प्रतिसंहरणीय हो गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण कर सकते हैं। और अब हमारा ये जो विधि प्रश्नपत्र 1 है, 1 है 2014 का, ये समाप्त होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे विधि प्रश्नपत्र द्वितीय का सन 2014 का, प्रक्रिया और साक्षिका। और इसमें हम लोगों ने जो भी चर्चा किया है मुझे विश्वास है कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। जो जिन सेक्शनों का हमने चर्चा किया है, जिन केसों का हमने वर्णन किया है उसका आप लोग एक बार विधिता देख लीजिएगा, मतलब बृहद तरीके से। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।